नमस्कार। आज हम कक्षा 7 विज्ञान का 10वां पाठ है जीवों में श्वसन, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक तो दबा दीजिए, और चैनल अच्छा लगे तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है पहला, जिसमें यह समझाया गया है कि एक व्यक्ति दौड़कर बस स्टॉप पर जाता है, इसलिए उसकी सांस तेजी से चलती है ना, सांस हाँफने लगती है। इसी तरह हमारे पीछे कभी कुत्ता पड़ जाए, कोई जानवर पड़ जाए, या हमें ऑटो बस आदि पकड़ना हो भाग कर, तो हमारी सांस हाँफने लगती है, हम तेजी से सांस लेने लगते हैं। तो हम तेजी से सांस क्यों लेते हैं, इससे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम कि हम सांस क्यों लेते हैं, हम श्वसन क्यों करते हैं, श्वसन क्या है और क्यों करते हैं। तो हमने अध्याय पार्ट 2 था, उसमें देखा था कि हमारे शरीर में क्या होती है, कोशिकाएं, जो है शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक कोशिका होती है इकाई। ठीक है। और कोशिका के बहुत सारे कार्य होते हैं, पोषण, परिवहन और उत्सर्जन। पोषण क्या होता है, उसे जिससे ऊर्जा मिलती है। परिवहन क्या होता है, पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। उत्सर्जन यानी कि जो बेकार के पदार्थ है, जो किसी काम के नहीं है, वो शरीर से बाहर निकालना। और जनन है ना, कोशिका का बढ़ना। ठीक है ना, कोशिका अपने समान नई कोशिकाओं का बनाना। ऐसी प्रक्रियाओं के लिए क्या चाहिए, इनके लिए चाहिए ऊर्जा या एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से आती है, उसके लिए हम, घर वाले कहते हैं थक गया होगा, खाना खा ले, तो भोजन खाना खाते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन जो शरीर में जो भोजन खाते हैं, उसका जाकर बनता है ग्लूकोज। उस ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें श्वसन करना पड़ता है। यानी जब हम ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेते हैं, सांस के अंदर, श्वसन में क्या होता है, सांस लेते हैं, सांस में O2 या ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो फेफड़ों से, नाक से नासा द्वार आगे जाकर फेफड़े, फेफड़े से जाती है खून में, खून में जाकर जो भोजन से ग्लूकोज बना, उसको क्या करेगी, वो तोड़ेगी, जिससे कि ऊर्जा उत्पन्न होगी और वो कोशिकाएं विभिन्न कार्य करेगी। इसलिए क्या है कि हमें श्वसन आवश्यक है। ठीक है। तो यही बात यहाँ पर दर्शा रखी है। और जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन गैस, और जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। और कोशिका श्वसन क्या कहते हैं ना, कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में क्या ऊर्जा मुक्त होती है, भोजन का विखंडन होता है, ग्लूकोज होता है, उसका विखंडन होता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। इसी को कहते हैं कोशिका श्वसन, है ना, कोशिका के अंदर होता है। और सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिका श्वसन होता है, सभी कोशिकाओं में ये होता है, ये प्रक्रिया। अब बात करेंगे कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो श्वसन 2 प्रकार का होता है। कोशिका के अंदर भोजन यानी ग्लूकोज, ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, है ना, 2 प्रकार का होता है। या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा या बिना ऑक्सीजन का होगा। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तब उसे कहेंगे वायवीय श्वसन। जैसे ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया की, उसने कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बना ली, तो इसे कहेंगे वायवीय श्वसन। दूसरे प्रकार का एक होता है अवायवीय श्वसन। ठीक है ना, उसमें क्या ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उससे भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन उसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। वो किसमें, एकोशिक जीव जैसे होता है, इस्ट एकोशिक जीव होता है, उसमें होता है उपयोग इसका। ठीक है। जैसे यहाँ पर बता रखा है, इस्ट क्या है, एकोशिक जीव है। इस्ट अवायवीय श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय क्या एल्कोहल बनाते हैं, अतः इसका जो एल्कोहल बनता है उसका उपयोग हम वाइन, शराब आदि बनाने में करते हैं। अवायवीय श्वसन का एक औद्योगिक उपयोग भी है। ठीक है। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तब क्या करता है, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, ये 3 चीजें भी बनाता है। ठीक है। और अब इसके अलावा हमारी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स है, ठीक है ना, ये बाइसेप्स, बाइसेप्स दिखा रखी है, बॉडी दिखा रखी है। ठीक है ना, हाथ पैर है, इनकी मांसपेशियां, इनमें भी क्या है, अवायवीय श्वसन होता है। जब तेज दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं ना, तब क्या होता है, तब ये प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, तो ग्लूकोज क्या है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं चाहिए मांसपेशियों में, तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है जब हम तेज दौड़ते हैं। ठीक है ना, तो लैक्टिक अम्ल बनता है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये भी एक अवायवीय श्वसन का प्रकार है। जो ज़्यादा चलते हैं तो शरीर में क्या है, ऐंठन हो जाता है। ऐंठन क्यों होता है, लैक्टिक अम्ल बनने के कारण। इसका उपाय क्या है, हम मालिश कर ले या गर्म पानी से स्नान कर ले, तो क्या ये ऐंठन कम हो सकती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो शरीर में ना, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई थी शरीर में, जब लैक्टिक अम्ल बना। जब हम मालिश करते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, तो वो ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन या प्रवाह फिर से बढ़ जाता है, और प्रवाह बढ़ जाता है तो इससे क्या है कि लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड जल में विखंडित हो जाते हैं, और क्या हमारा शरीर का ऐंठन है वो घट जाता है या हट जाता है। अब बात करते हैं श्वसन। अगर हम अपने नाक और मुंह को मुट्ठी से बंद करें थोड़ी देर के लिए और घड़ी देखें ना, तो 15-20 सेकंड तक हम सांस रोक पाएंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं रोक पाएंगे। ठीक है ना, ज़्यादा देर हम सांस नहीं रोक सकते, कोई 20 कोई 30 सेकंड, लास्ट 40 सेकंड रोक लेगा, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकता। ठीक है ना,
कोई सा इंसान होगा जो लास्ट 1 मिनट रोकेगा। कहने का मतलब हम ज़्यादा देर सांस रोक कर नहीं रख सकते, ठीक है, हमें सांस लेना पड़ता है। तो श्वसन या सांस का अर्थ क्या है? श्वसन में 2 प्रक्रियाएं शामिल होती है। एक तो होती है अंतःश्वसन। अंतःश्वसन होता है कि ऑक्सीजन से युक्त वायु को अंदर खींचना। एक होती है उच्छ्वसन, है ना, जो फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, है ना। उच्छ्वसन के दौरान तो क्या है, हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और अंतःश्वसन के दौरान क्या करते हैं, सांस अंदर लेते हैं। कौन सी? ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। इस प्रक्रिया को संयुक्त रूप से कहते हैं श्वसन या सांस लेना। और श्वसन दर क्या होती है? तो 1 मिनट के अंदर एक इंसान कितने सांस ले सकता है, जिसमें अंतःश्वसन भी शामिल है, उच्छ्वसन भी शामिल है। एक बार हमने सांस बाहर निकाली और एक बार अंदर ली, इसको कहेंगे एक श्वसन। तो ऐसे कितने श्वसन 1 मिनट में होते हैं, वो कहलाती है श्वसन दर। और कोई व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है और बाहर निकालता है। जितनी बाहर ली उतनी बाहर निकाली, 15 से 18 बार। ज़्यादा कसरत करे तो 25 बार प्रति मिनट तक ले सकता है ना। हम व्यायाम कसरत करते हैं, तेज दौड़ते हैं, तो प्रति मिनट सांस ज़्यादा लेते हैं। बैठे बैठे काम करते हैं तो कम, सोते समय और भी कम। और जब तेज सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन तेजी से हम अंदर लेते हैं। तो ये बात यहाँ पर दर्शा रखी है, ठीक है। ये सारे बहुत सारे दे रखे, तेज दौड़ना, प्रति मिनट श्वसन की गणना करनी है, दौड़ते समय कर सकते हैं आप, धीमे धीमे चलते समय, एक जगह बैठकर पढ़ाई करते समय, बहुत सारी क्रियाएं उस दौरान प्रति मिनट श्वसन दर अलग अलग आएगी। जब तेज दौड़ेंगे या कसरत करेंगे जब ज़्यादा आएगी, जबकि एक जगह बैठे रहेंगे कम आएगी, नींद लेते समय भी कम आएगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आप इसके इस सारणी में भर सकते हैं अपने अनुसार। अपने क्लासमेट है या अपने पेरेंट्स, घर में भाई बहन है, उनका सामान्य अवस्था में हम सांस गिन सकते हैं 1 मिनट में आपने कितनी बार सांस ली, छोड़ी। 10 मिनट अगर तेज दौड़े, उसके बाद क्या हुआ, 100 मीटर दौड़ा, उसके बाद क्या हुआ। और विश्राम अवस्था में, नींद की अवस्था में आप सो जाए नींद में, और किसी एक दूसरे से कहेगी मैं सो रहा हूँ, मेरी श्वसन गिन, श्वसन दर वो भी कम आएगी। तो ये अलग अलग आएगी, ठीक है। और जब व्यायाम करते हैं तब क्या है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे भोजन के विखंडन की दर बढ़ा देती है, जिससे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शारीरिक क्रियाकलाप है ना, काम करते हैं, मेहनत काम करते हैं, वजन उठाना, तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है और अंदर के भोजन को तोड़कर ये और ऊर्जा मुक्त करती है। इसलिए हमें भूख ज़्यादा लगती है। इसलिए कहते हैं कि कोई काम करते हैं तो हमें भूख लगती है, ठीक है। तो बहुत सारी क्रियाएं यहाँ पर दर्शा रखी है। इसके अंदर अलग अलग आती है, पढ़ते समय, सीढ़ी से ऊपर चढ़ते समय, धीमे चलते, दौड़ते समय, धीमे चलते समय, कपड़े धोते समय, ये सब अंदर अलग अलग होती है। अब बात करते हैं हम सांस कैसे लेते हैं। तो सांस लेते समय हम क्या करते हैं, श्वसन की क्रियाविधि के बारे में हम जानते हैं। जब हम नासा द्वारा, नथुनों से या नाकों से हम वायु अंदर लेते हैं तो ये हवा क्या होती है, अंतःश्वसन की प्रक्रिया हो जाती है। अंतःश्वसन में क्या ली, ऑक्सीजन, ये जाती है अंदर, अंदर जाती है नासा द्वार, नासा गुहा में। नासा गुहा है ना, नासा की जो नाक की कैविटी है उसके अंदर, वहाँ से श्वास नली में जाती है, वहाँ से फेफड़ों में जाती है। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं, वक्ष गुहा में। फेफड़े ना वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, ठीक है। तो ये श्वसन तंत्र का नामक ये चित्र है, ये आपको बनाना आना चाहिए कि इधर फेफड़े हैं और ये फेफड़े के अंदर अंदर का चित्र है, ठीक है ना। वायु कूपिकाएं हैं इनके अंदर, और ये डायफ्राम है, ये पसलियाँ है, ये ग्रसनी है, ये श्वास नली, ये मुखगा, और ये नासागुहा है, नाक से इधर सांस इनके अंदर जाती है, ठीक है। तो वक्ष गुहा पार्श्व में क्या है, पार्श्व में इसके ना साइड में क्या स्थित है, पसलियाँ से घिरे रहती है, और एक बड़ा पेशीय परत होती है जिसे क्या कहते हैं, डायफ्राम। डायफ्राम है ना, कि ये पेशीय परत होती है, ये रही डायफ्राम, ये रही पसलियाँ। इनके अंदर क्या है, फेफड़े स्थित होते हैं। वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है, कौन आधार प्रदान करती है, डायफ्राम। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों के बने पिंजरे की गति शामिल है। श्वसन में क्या शामिल है, डायफ्राम और पसलियों के पिंजरे की गति शामिल है। अंतःश्वसन के समय क्या होता है, अंतःश्वसन के समय क्या है, पसलियां तो जाती है ऊपर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ निकलती है, ऊपर और बाहर की तरफ, और डायफ्राम क्या जाता है, नीचे की साइड जाता है। ये गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है ना, हमारी छाती फूल जाती है सांस अंदर लेते हैं तब, और वायु फेफड़ों में आ जाती है, फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्छ्वसन यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है फेफड़ों में, उसको जब बाहर निकालते हैं तो पसलियां चली जाती है नीचे की ओर, नीचे अंदर की ओर, जबकि डायफ्राम है वो ऊपर की ओर आ जाता है ना, पूर्व स्थिति में जहाँ था वहीं पर डायफ्राम आ जाता है, और जो अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड है वो फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। और इस समय वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। उच्छ्वसन के समय क्या होता है, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, जबकि अंतःश्वसन के समय बढ़ जाता है। इसके अलावा कई बार आंधी चलती है, रेत होती है, तो धूम धूल के कण आदि से क्या हमें छींक आने लगती है। इसका कारण है एलर्जी। जब रेत के कण हमारे नाक में जाते हैं, धुएं धूल के कण, तो हमारे नाक में बाल स्थित होते हैं,
वो क्या करते हैं, अंदर ना जाने से रोकते हैं इनको, छोटे छोटे कणों को जो नुकसानदायक है, इसलिए हमें छींक आ जाती है, जिसको एलर्जी भी कहते हैं। ठीक है, और छींकते समय रूमाल का प्रयोग आपको करना चाहिए, पास बैठा है एक दूसरे से बीमारी भी फैल जाती है। ठीक है ना, कोरोना के समय भी कहा था मास्क लगा करना चाहिए। इसी तरह छींकते समय ये एक शिष्टाचार भी दर्शाता है और एक अच्छी आदत भी है। छींकते समय क्या है, नाक के पास रुमाल रखनी चाहिए, रुमाल ना हो तो हाथ दे लेना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, ये डायग्राम दर्शा रखा है उच्छ्वसन और अंतःश्वसन का। अंतःश्वसन में क्या है, वायु अंदर जाती है, कौन सी, O2 या ऑक्सीजन, इसलिए पसलियां बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। ये अंतःश्वसन दर्शा रखा है चित्र। उच्छ्वसन में क्या होता है, डायफ्राम ये यहाँ था, वापस पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है, पसलियां अंदर की ओर गति करती है और वायु बाहर धकेल दी जाती है। यहाँ पर वक्ष का आयतन कम हो गया, यहाँ पर वक्ष का आयतन ज्यादा है। ठीक है, और अब आप विभिन्न क्लासमेट या अपने घर वालों के आप अंतःश्वसन के समय वक्ष की साइज और उच्छ्वसन के समय वक्ष की साइज नाप सकते हैं और दोनों में अंतर बता सकते हैं। ठीक है ना, अंतःश्वसन के समय क्या होती है, फिर वो जो वक्ष है वो फूल जाएगा, वक्ष या छाती, और उच्छ्वसन के समय सिकुड़ जाएगा। दोनों में अंतर कितने आप अलग अलग इंच टेप या फीते से नाप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नाप कर सकते हैं। इसके आगे अब एक क्रियाकलाप दर्शा रखा है। ठीक है, इस क्रियाकलाप में श्वसन को प्रदर्शित किया गया है। हमारे फेफड़ों की तरह गुब्बारे, ये फूल जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। इन्हें प्लास्टिक की बोतल में इस क्रियाकलाप को आप कर सकते हैं। चौड़े मुंह वाले प्लास्टिक की बोतल, पेंदे को काटकर अलग करना और वाई आकार के कांच या प्लास्टिक की नली लेनी है, बोतल के ढक्कन में के साथ छेद कीजिए जिससे नली आसानी से निकल जाए। नली के साथ कितने सिरों पर क्या है, दो है ना, वाई नली है, यहाँ पर दो गुब्बारे लगा दिए। ठीक है ना, इसको उल्टी करके नली लगा दी, रबड़ को लगा दिया, और ये प्रयोग आप कर सकते हैं। बिना फूले हुए लगाने, बोतल में क्या करना है, लगा देना है। बोतल का क्या कर देंगे, ढक्कन बंद कर देंगे तथा उसे इस प्रकार सील बंद कीजिए वायु रुद्ध हो जाए ना, बिना हवा के बंद हो जाए। बोतल के खुले पेंदे पर रबर या प्लास्टिक आप लगा सकते हैं। पतली सीट किसी रबड़ बैंड की सहायता से बांध दीजिए। फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचिए। नीचे की ओर खींचते हैं तो ये फूलते हैं, वापस अंदर देंगे। इसे खींचेंगे तो इनमें क्या है, इनमें हवा भर जाएगी। ठीक है ना, थैलियों में, इसको वापस छीनेंगे तो यह हवा बाहर निकल जाएगी, एकदम फेफड़ों की तरह होगा। ये प्रयोग आप करके देख सकते हैं। ठीक है, हम उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं, इससे पहले कि हमें व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने चाहिए, हम बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है और वो क्या है, शरीर को स्वस्थ रखती है, इसलिए हमें व्यायाम योगा वगैरह करना चाहिए। उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं, उच्छ्वसन में हम कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 बाहर निकालते हैं। इसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है आपकी, जिसमें कॉर्क लगाओ, और ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब, उसके कॉर्क लगाओ और यहाँ पर एक ना एक नली लगा देंगे, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या भर लेंगे, एक चूने का पानी भर लेंगे, और फूंक मारेंगे ना तो चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम फूंक के अंदर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ये प्रयोग है जो दर्शाता है उच्छ्वसित वायु चूने का पानी पर क्या प्रभाव पड़ता है, दूधिया हो जाता है। चूना नीचे है, सिर्फ चूने का पानी पूरा दूधिया हो जाता है, तो जो दर्शाता है कि हम जो उच्छ्वसन है उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है अंतःश्वसित वायु और उच्छ्वसित वायु। जब हम उच्छ्वसित वायु है उसमें होती है 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड, और अंतःश्वसन में होती है 21% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब विभिन्न जंतुओं के अंदर क्या है कि श्वसन किस प्रकार होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉकरोच। कॉकरोच के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, अन्य कीटों में भी होते हैं। ये छिद्र क्या कहलाते हैं, श्वास रंध्र कहलाते हैं। और कीटों में गैस के शोषण के लिए वायु नलियों का एक जाल बिछा होता है जो कहलाता है वातक या श्वास प्रणाल, है ना, कि एक जाल है कीटों में गैस विनिमय के लिए हुआ, तो और उसमें छिद्र हुआ है श्वास रंध्र और जाल है हुआ श्वास प्रणाल। ऑक्सीजन कहाँ जाती है सबसे पहले, वो हम देखेंगे। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नलों में जाकर शरीर के उत्तकों में चले जाती है, किसमें, कॉकरोच और कीटों में, और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो सबसे पहले जाती है श्वास नाल में, वहां से श्वास रंध्र द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में पाए जाते हैं, जंतुओं के अन्य समूह ऐसी व्यवस्था नहीं है। श्वास प्रणाल किस में पाए जाते हैं, कीटों में एक व्यवस्था है जो क्या श्वसन में मदद करती है। अब केंचुआ, केंचुआ क्या करता है, केंचुए की त्वचा नरम होती है और आर्द्र होती है, श्लेष्म युक्त, इसी से वो सांस लेता है। और केंचुए के बारे में कक्षा 6 में हमने गति पढ़ी थी। ठीक है, तो सांस किससे लेता है, त्वचा से लेता है। और मेंढक किसे सांस लेता है, मेंढक फेफड़ों से लेता है जब वो जमीन पर रहता है, और जब पानी में जाता है तो वो त्वचा से सांस लेता है, इसलिए उसकी त्वचा आर्द्र और श्लेष्म में भी होती है। ठीक है, जो त्वचा को गलने से भी बचाती है और श्वसन में भी सहायता करती है, इसलिए मेंढक को उभयचर भी कहते हैं ना। पानी में रहता है तो त्वचा से स्किन से सांस लेता है मेंढक,
और जब बाहर जमीन पर रहता है तो फेफड़ों से लेता है। ठीक है, अब जल में श्वसन, जलीय जीव है वो किस प्रकार से श्वसन लेते हैं, इसके लिए मछली का उदाहरण ले सकते हैं। मछलियों में क्या पाए जाते हैं, क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम या गिल क्या करते हैं, जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है उसका उपयोग करते हैं, और क्लोम क्या करते हैं, त्वचा से बाहर और निकले रहते हैं। ठीक है, और वो ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्लोम के द्वारा मछलियां क्या है, श्वास लेती है। क्लोम किस प्रकार श्वास में सहायता करते हैं, क्लोम में क्या पाई जाती है, रक्त वाहिनियां पाई जाती है, जो यहाँ से ली गई ऑक्सीजन को रक्त तक पहुंचा देती है और गैस विनिमय में सहायता करती है। कौन, रक्त वाहिनियां। क्लोम और रक्त के बीच पाई जाती है रक्त वाहिनियां, तो उनसे क्या है, इस प्रकार मछलियों में श्वसन अंग पाए जाते हैं। अब बात करते हैं क्या पौधे भी श्वास लेते हैं। हाँ, पौधे भी श्वास लेते हैं। दो चीज, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग करते हैं, और ठीक है ना, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक, हरी पत्तियों द्वारा, और ऑक्सीजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण में। दूसरा प्रक्रम है श्वसन। श्वसन जीवों की तरह होता है, इसमें वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति होता है। शरीर में जाकर पौधों में क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल टूट जाता है। कहाँ पर, पौधों के अंदर। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि प्लांट है, प्लांट पूरे पौधे का पूरा भाग क्या कर सकता है, ऑक्सीजन ले सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकता है। लेकिन विशेष तौर से इसकी जड़ें और पत्तियां क्या है, ज्यादा श्वसन की क्रिया करती है। ठीक है, पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो रंध्र कहलाते हैं। रंध्रों के द्वारा क्या करती है, रंध्रों में दो द्वार कोशिकाएं होती है, इससे ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है। तो पत्तियों पर उपस्थित रंध्र क्या करते हैं, श्वसन में पौधों की मदद करते हैं। इसके अलावा पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति मूल कोशिकाएं ना, जड़ होती है, उसकी कोशिका में भी वो क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से रहती है, जमीन में कभी भी देखना थोड़ा बहुत गैप होता है। ठीक है ना, इन गैप में क्या है, ये जड़ है, मूल है, और ये मूल रोम है, ये वायु अवकाश है ना, वायु के गैप है, ये है रेत के कण। इन रेत के कणों के बीच क्या है, हवा होती है। इन हवा को क्या है, मूल रोम लेते हैं। मूल रोम क्या है, जड़ों पर जो बालनुई संरचना होती है वो मूल रोम होती है। इसके द्वारा ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और ये गमला है, गमले के अंदर हम तुलसी का पौधा है, उसके अंदर हम पानी डाल दें तो क्या होगा, तो उसमें बुलबुले निकलेंगे। जो इस बुलबुले क्यों निकलेंगे, क्योंकि इसमें रेत में क्या होती है, हवा होती है, इसलिए बुलबुले निकलते हैं। तो इस प्रयोग से हम सिद्ध कर सकते हैं ना, एक गमले में अगर जल डालें तो उससे क्या है, हवा बुलबुलों के रूप में हवा निकलती है। इसलिए वो जो रेत के बीच में गैप होता है, उसी की हवा को क्या है, मूल रोम के द्वारा जड़ें अवशोषित करती है और रंध्रों द्वारा पत्तियां लेती है। तो पौधे भी श्वास श्वसन करते हैं, ये बात हमने जान ली। ठीक है, और इसी के साथ आपका पाठ कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या सीखा, पाठ का सार दे रखा है। तो श्वसन क्या है, सभी जीवित जीवों के लिए अनिवार्य है। यह जीव द्वारा दिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। अंतःश्वसन द्वारा वायु अंदर लेते हैं, जिसमें होती है ऑक्सीजन, वो क्या करती है, ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ देती है, और इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी मुक्त होती है। ग्लूकोज का विकिरण जीव की कोशिका में होता है, जिसे क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन। यदि भोजन यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा उपयोग विखंडित होता है तो ये वायवीय कहलाता है, और बिना ऑक्सीजन के हो तो ये अवायवीय कहलाता है। अत्यधिक व्यायाम करने से क्या होता है, हमारी मांसपेशियां में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, तब भोजन का विकिरण अवायवीय श्वसन होता है। यानी कि हम बहुत ज़्यादा अगर एक्सरसाइज करें तो क्या है, अवायवीय श्वसन होगा, क्योंकि इतनी सप्लाई ऑक्सीजन की होगी नहीं, तो फिर लैक्टिक अम्ल बनेगा और उससे शरीर में ऐंठन आ जाएगा, जिसकी मालिश करने से, गर्म पानी से नहाने से ऑक्सीजन की आपूर्ति दोबारा हो जाएगी। हमने अभी देखा था। आगे ऐसा समझ लेना, श्वसन का प्रक्रम का क्या है, चरण है, जिसमें जीव समृद्ध वायु को अंदर लेता है, ऑक्सीजन वायु को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। गैसों के विनिमय यानी आदान प्रदान के लिए, एक्सचेंज के लिए विभिन्न जीवों में क्या पाए जाते हैं, श्वसन अंग। अंत श्वसन या निःश्वसन के समय फेफड़े विस्तारित होते हैं, फैलते हैं, और उच्च श्वसन के दौरान ये अपनी मूल अवस्था में आते हैं, सिकुड़ते हैं। शारीरिक सक्रियता के कारण श्वसन दर बढ़ जाती है। गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होता है। कैंचों में गैसों का विनिमय उसकी त्वचा द्वारा होता है, मछलियों में क्लोम द्वारा, और कीटों में श्वास प्रणाल द्वारा। पादपों में यानी पौधों में मूल मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं, जिन्हें कहते हैं रंध्र, जिनमें गैसों का विनिमय होता है। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।